नमस्कार, मैं हूँ निखिल और ये शाम का ऑडियो पॉडकास्ट आपको लेकर आया हूँ। राजनीति एक वो चीज़ है, वो चाहे रेत के तपते थार रेगिस्तान को गर्म करती है, जो पहले से गर्म है उन्हें और गर्म करती है। राजनीति की गर्मी वो है, जो पहाड़ों की ठंडक में जाकर उसकी ठंडक को दबाकर अपनी गर्मी पैदा करती है। राजस्थान के उसी पहाड़ी इलाके से माउंट आबू से आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, सौरभ गांगड़िया जी। आप सचिव हैं माउंट आबू होटल एसोसिएशन के और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। जी, सौरभ हाँ, जी, माउंट तो गर्मियां हैं, लोग छुट्टियां बिताने आते हैं, लेकिन राजनीति चूंकि इस वक्त बड़ी गर्म है और आपके जो जालोर सिरोही जो लोकसभा क्षेत्र रहा है, वहां पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और उनके सामने एक साधारण किसान चुनाव मैदान में थे। किस तरह का माहौल रहा पूरा चुनाव, सौरभ जी, आपकी नजर में? चुनाव तो हमेशा की तरह बड़ा अच्छा ही रहा और मुख्य रूप से मोदी जी के नाम के ऊपर ही चुनाव चला है। जी। डेफिनेटली कैंडिडेट्स दोनों ही प्रखर हैं। जी। एक तो सीएम साहब के पुत्र हैं, तो क्लाउड तो होता ही है, पॉलिटिकल क्लाउड और पॉलिटिकल जी। इमेज भी होती है, रीच भी होती है। जी। और उसके सामने एक किसान पुत्र थे, भूमि पुत्र थे, जी। बड़े साधारण सा व्यक्तित्व जिसने घर घर गांव गांव किसानों के लिए लोगों के हितों में काम किया है, संगठन में कार्य किया है, जी। अनुभव है, ऐसे व्यक्ति थे। तो बड़ा अच्छा, बड़ा रोचक मुकाबला था। जी। लेकिन मोदी जी के नाम पे ही यहाँ के लोगों ने वोट दिया है, ऐसा मुझे लगता है। जी। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुमत और बहुत अच्छा मतदान हुआ, ऐसा मेरा मानना है। जी, सौरभ जी, बाकी सारी बातें हैं इस पूरे सिरोही जिले में, लेकिन माउंट आबू अपने आप में एक वो है जिस पे कई विषय हैं जो राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक इच्छा शक्ति के तौर पर भी देखें तो जी उलझे-उलझे से हैं। जी जी खास जी तौर जी। पर माउंट आबू में जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हम्म, उनके सामने लोग कहते हैं कि माउंट में जो लोग कहते हैं कि हमने सुना है लोगों से उनकी अपनी-अपनी परेशानियाँ हैं, तो उसपे फिर एक अच्छी 2 लाइन ये भी आ जाती है कि यूं की ज़िंदगी मिली तो भी बनकर कज़ा मिली, इतने हमारे गुनाह ना थे जितनी हमें सज़ा मिली। तो माउंट के लोग अपने जी। आप को सज़ा में क्यों मानते हैं? क्या ऐसी दिक्कत है माउंट में? मूल रूप से आबू में जो प्रॉब्लम मुझे दिखती है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, निर्माण संबंधी समस्या सबसे ज्यादा लोगों पे हावी है। जी। अब ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम भी है और जी। एक कोर्ट के द्वारा निर्देशित कुछ कुछ दिशा निर्देश हैं, उसकी अनुपालना के अंदर हम लोग कार्य करते हैं। जी। और सरकार अगर कटिबद्ध और एकदम रेजोल्यूट होके जी। एकदम इस चीज को लागू करती है, तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत जल्दी ये सारी प्रॉब्लम और समस्याओं से निजात मिल सकता है। नहीं, लेकिन एक मु- तरफ वो आम आदमी है जिसके घर में मान लीजिए बच्चा जवान हो गया है, शादी कर दी है, परिसर छोटा है, वो एक छोटा-सा एक कमरे का निर्माण करना चाहता है, तो वो तो नहीं हो पाता। लेकिन दूसरे वो लोग जो ओहदे पर हैं, जो ओहदेदार हैं, जो जिनका रुआब है, उनकी बड़ी-बड़ी होटलें सौरभ जी वहाँ पर बन जाती हैं, ऐसी मीडिया में आम तौर पर खबरें आती हैं। ये ठीक दोगलापन बात है। क्यों है फिर? तो यही तो होता है सर, अभी 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 यही तो प्रॉब्लम है जिसके विषय में सारे लोग चिंतित भी हैं और आंदोलित भी लग रहे हैं मुझे जी। कि हो समान व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल राइट्स, जी। तो वो सबके साथ में होना चाहिए। अगर 5 स्टार होटलें बन सकती हैं, जी। भले वो पॉलिटिकल पेट्रोनेट से बनती हो, जी। एडमिनिस्ट्रेटिव पेट्रोनेट से बनती बनती जी। हो, जी। तो फिर सामान्य आदमी को भी छोटा मोटे कार्य करने की सुविधा और अनुमति मिलनी चाहिए जी, बिल्कुल। सरकार की तरफ से। जी। जी तो जब ये पॉलिटिकल मौसम आता है, ये जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ से वहाँ आते हैं, जब वहाँ जी। जाते हैं, लोगों से जब वोट माँगते हैं, तब जो वहाँ के लोकल जो माउंट पे रहते हैं, वो लोग ये चीज़ नहीं रखते सामने कि आप वोट माँगने तो आए हैं, लेकिन हमारी ये जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, जिनसे हम महरूम हैं या जब हम रात-दिन उनसे जो हम परेशान रहते हैं, आप इस दिशा में भी कुछ करिए। सी टेक्निकली मैं आपके साथ में एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जी। आई हैव बीन एक्स मेंबर ऑफ द मॉनिटरिंग कमिटी। ओके। आबू का वर्तमान स्टेटस है इको सेंसिटिव जोन। आबू घोषित हुआ 2009 में। यस। आज माउंट आबू से रिलेटेड जितने भी केसेस माननीय मुख्य ये एनजीटी में जो चल रहे थे, जी। जी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में जो जी। चल रहे थे, जी। जी। उसका फैसला 10 मार्च 2021 को आया। बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर फैसला आया
कि जी। मास्टर प्लान को कोर्ट के आदेश के अनुसार रिवाइज करके लागू करें और जी। उसके बाद में जैसे जो मास्टर प्लान कह रहा है, जो अनुमति मिल रही है, जो रिलैक्सेशन मिल रहा है, उसके तहत हम लोग कार्य करें। अब जी। ये सरकार की इच्छा शक्ति की कमी सोचो या कुछ पॉलिटिकल गड़बड़ झाला समझो या कुछ बड़े मजबूत लोगों की कुछ इंटरफेरेंस समझो, जी। 3 वर्ष होने के उपरांत भी सरकार मास्टर प्लान को लागू नहीं कर पाई, रिवाइज नहीं कर पाई। कोर्ट के आदेश के अनुरूप उसको अगर लागू कर देती जी। तो छोटा आदमी, गरीब आदमी भी अपना आशियाना बना सकता और बड़ा आदमी भी अपनी होटल का विकास और अपने दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों का विकास कर सकता आसानी से। जी। जी। तो ये पेंडिंग चल रहा है जिसको प्रायोरिटी पे लेके और इसका समाधान लाना बहुत आवश्यक है। तो जब ये लोग यहाँ आते हैं वोट मांगने, तो जी, ये बात रखते होंगे आप लोग उनके सामने, नेताओं के सामने? बिल्कुल रखते हैं, आश्वासन मिलता है, हो रहा है, कर रहे हैं। अब 6 महीने से ये प्रक्रिया चल रही, अब आचार संहिता आ गई। जी। अब लेकिन आचार आप कह संहिता रहे के हैं कि बाद 3 साल से ये अटका है, तो इस बार हाँ, तो जो सूबे के मुख्यमंत्री रहे उन 3 सालों में, उन्हीं का बेटा वहाँ से चुनाव लड़ रहा था। जी। तो पिता जब राजकुमार के लिए वहाँ पर कैंपेन कर रहे थे, तो क्या उस दौरान माउंट आए होंगे, तो माउंट के लोगों ने नहीं कहा कि साहब सरकार तो आपकी थी, आप चाहते तो कर देते, लेकिन आपने किया नहीं। आज आप बेटे के लिए वोट मांगने यहाँ आ गए हैं। जी, जी। नहीं, वो ये एक्चुअल में टेक्निकल इश्यू है, जी। कोर्ट से रिलेटेड इश्यू। ये हर आम और सामान्य आदमी तक ये चीज़ पहुँची नहीं है और इसकी खबर और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, इंक्वायरी लोगों को है नहीं। जी। लोगों को ऐसा लगता है बस बैन है, बैन है, बैन है। अब ओके। बैन क्यों है? सरकार की उदासीन नीति के कारण बैन है। राजनीति तो अपनी होटल बना सकते हैं। जी। राजकुमार ने तो अपनी होटल बना दी यहाँ पे, जी। है ना? जी। और आम आदमी तो तरस रहा है। अब ये जी। सब चीज़ें लोगों की तो जब भावना वैभव जो है गहलोत की वहाँ पर होटल बनी, तो उस वक़्त वहाँ के जो लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? या सरकार उनकी थी तो सर सब कुछ होता? वो फैसिलिटेट किया गया। जी। यहाँ तक कि सामान्य आदमी तो छोड़ो, पर इतनी ज़्यादा निर्माण सामग्री उनको अलॉट की गई, जी। उन्होंने होटल को का पूरा काया पलट कर दिया, उन्होंने एडिशनल एक माला खींच लिया, है ना? जी। इको सेंसिटिव ज़ोन के अंदर फॉरेस्ट से एडजॉइनिंग जी। बाउंड्री के अंदर उन्होंने वो सारा कर लिया जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र में होता है। जी। चलो उन्होंने कर लिया, लेकिन तो फिर उनको दूसरे लोगों के लिए भी ये सारी चीजें खोल देनी थी और मास्टर प्लान को रिवाइज करके लागू कर देते तो आप भी बना देते और दूसरे लोग भी बना देते। जी। तो फिर आम आदमी को तो वहाँ न्याय की उम्मीद है ही नहीं। अभी वर्तमान में तो नहीं है, पर मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है जी। और कार्यकर्ता की और आम आदमी की सरकार है, माननीय भजनलाल जी तो बहुत सामान्य, बहुत सिंपल उससे उठे हुए व्यक्ति हैं। जी। ये वार्ता को, ये विशेष इस परिस्थिति को समझेंगे जी। और आचार संहिता के बाद में प्रायोरिटी पे आबू का मास्टर प्लान जो जी। है वो रिवाइज होगा कोर्ट के आदेशों के अनुरूप और उसके बाद में निर्माण संबंधी समस्याएं जो हैं जी। उसका समाधान हमेशा के लिए होने की पूरी जी। आशा जगती क्योंकि है। सौरभ जी आपसे बात करने की वजह ये थी कि अगर हम माउंट से नीचे उतर जाएँ और फिर जी, राजस्थान के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में चले जाएँ, तो वहाँ जी, पर पानी, बिजली, रोजगार, सड़क, ये एक जी, आम समस्या है। लेकिन हम बिल्कुल। माउंट में आते हैं तो वहाँ पानी समस्या नहीं है, सड़क वहाँ पे समस्या नहीं है, बिजली वहाँ पे समस्या नहीं है। जी, जी, माउंट की समस्या पूरे सिरोही, जालोर आपकी लोकसभा क्षेत्र को देखें तो माउंट की समस्याएँ जो हैं, वो टेक्निकली भी हैं, जी, उसमें उसमें कहीं-कहीं कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं। जी, तो जी, उसके चलते माउंट की जो मुद्दे हैं चुनाव में, जी, जो जी, जी, प्रखर जी, होकर सामने आते हैं, वो जी, दूसरी जगहों के मुकाबले बिल्कुल अलग हैं। और जी, इसीलिए हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि माउंट में जो सबसे बड़ा एक तो इको सेंसिटिव ज़ोन है, फिर आपका जी, एनजीटी का जो इश्यू है, जी, निर्माण की वहाँ पर दिक्कत है। जी, उसके अलावा माउंट के डेवलपमेंट को लेकर माउंट बेस्ड है टूरिज़्म पर। जी, जी, तो जी, क्या जी, पर्यटन की दिशा में माउंट पर पिछले 5-10 सालों में सरकारें जो आई और गईं, जी। आप लोकल वहाँ के लोगों ने पर्यटन को इम्प्रूव करने के लिए, पर्यटक को रिझाने के लिए कुछ किया होगा, लेकिन सरकारों की इच्छा रही है कभी कि यहाँ का ये माउंट एक राजस्थान का एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बने? नहीं रही है, इच्छा शक्ति की पूर्ण रूप से कमी रही है। जी। इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिप्रेजेंटेशंस और यहाँ पे सारे वीआईपी आते हैं सर। जी। राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय भी यहाँ पे 1.5-2 महीने रह के जाते हैं, ऐसी जी। बात नहीं है। जी। पूरा सरकारी लवाजमा यहाँ पे होता है। सारे ऑफिसर्स समर वेकेशन के लिए आते हैं, जुडिशरी आती है। जी। जी। लेकिन आबू का जो संतुलित विकास, सी नाउ हियर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आबू इको सेंसिटिव जोन है,
या परिस्थिति संवेदनशील क्षेत्र तो है ही है। यस यहाँ के पर्यावरण का, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का, हेरिटेज का तो हमको ध्यान रखना ही रखना है। साथ जी में टूरिज्म जो बढ़ रहा है जी उसको भी हमको संभालना है। तो इन जी दोनों के बीच में एक बहुत संतुलित सामंजस्य स्थापित हो जी और ऐसी कुछ पॉलिसी बने जिससे टूरिज्म और पर्यावरण इन जी दोनों का आपस के अंदर कोलिजन न हो, ये दोनों एक दूसरे के जी विपरीत न चले, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। ठीक है। तो ऐसी पॉलिसीज बनना बहुत आवश्यक है, आबू के हित में, टूरिज्म के हित में। एक और चीज ये आप सोच रहे हैं क्योंकि आप एक होटलियर है, लेकिन जी जो सरकार है या जो सरकार का जो पर्यटन महकमा है, जी क्या इस सरकार तो चलो अभी 90 दिन 100 दिन इस सरकार को हुए, उससे पहले भी एक सरकार रही, उससे पहले भी एक सरकार रही। मैं जी पिछले 10-15 साल का देखूं तो माउंट का जो टूरिस्ट है वो मैक्सिमम आपका जो आता है वो है गुजरात से। बिल्कुल आता है। और गुजरात से आने की उसकी वजह है कि गुजरात ड्राई एरिया है, आपके यहाँ पर अल्कोहल हम्म, इजीली अवेलेबल है। ठीक बात है, तो ठीक बात। 80% तो उस ड्राई से इसमें आता है हाँ, कि वेट हाँ एरिया में। चलो यहाँ पर ये सब ठीक है। जी लेकिन जो आप कह रहे हैं जो वीआईपी मूवमेंट्स हैं राज्यपाल जी का, कई जी नेताओं का, जी ब्यूरोक्रेट्स का अपनी फैमिली जी के साथ अब जी जैसे सीजन शुरू हो गया है, जी तो क्या उस वक्त पर्यटक कहीं लगता है कि यार इस टूरिस्ट प्लेस पे आकर हमें ये तो कमियां दिखी हैं? हाँ, लगता है सर, जो सिंसियर टूरिस्ट हैं, जी जो आबू के अंदर रिपीटेडली आ रहे हैं इतने वर्षों से, और जी अब जो आबू का टूरिज्म देख रहे हैं, वो जी बहुत चिंता करते हैं। अभी लेट मी बी वेरी फ्रैंक जी एंड आउटस्पोकन ऑन योर चैनल। यस आबू में अब सिर्फ बूज टूरिज्म बढ़ गया है, ओके फ्लैश ट्रेड टूरिज्म बढ़ गया है, वन नाइट स्टैंड बढ़ गया है। आप समझ रहे हैं, या सिर्फ फोकस बदल गया है आबू का। आबू एक टूरिस्ट पॉइंट बाद में है सर, एक ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक क्षेत्र है। या आबू आबू डेफिनेटली राज कहते हैं इसको सर। यहाँ बिल्कुल पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया। उनके आश्रम में गुरु जी वशिष्ठ जी का आश्रम है, स्वामी विवेकानंद जी की ये स्वाध्याय स्थली रही है। जी तो जी इसकी चिति के साथ में अब भरपूर खिलवाड़ हो रहा है। उस हर गली के तपो अंदर, अब उस तपो हर गली के अंदर स्पा सेंटर खुल गया। मांस मदिरा रोड के ऊपर बिक रहा है, मुर्गे रोड पे लटक रहे हैं। जैन जैन इतना बड़ा जैन तीर्थ है माउंट आबू। तो जी सर, टूरिज्म को हम लोग किस और मोड़ना चाहते हैं, कैसी पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, कैसा टूरिज्म यहाँ पे सस्टेन करेगा, उस विषय में सरकार को और अधिकारियों को और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को चिंता तो करनी तो पड़ेगी। सौरभ जी ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक तपोभूमि में अब तामसिक भोजन जी परोसा जा रहा है, तो ये तो वाकई आने वाले दिनों में माउंट सर, को ये तो चिट्ठी के साथ में खिलवाड़ है। जी आत्मा, आबू जी की आत्मा के साथ में खिलवाड़ है। कहीं जी ऐसा ना हो कि रुद्रप्रयाग और ये कहाँ उत्तराखंड और कैसा हो रहा है सर, जी जी वैसा ऐसा हो, धरती जी नाराज हो जाए जी और आबू राज नाराज हो जाए और हमको उठा के नीचे फेंक भी सकती है सर, अगर हम जी ज्यादा खिलवाड़ करेंगे। तो इसको रोकने की आवश्यकता है, जी इस पे अंकुश लगने की आवश्यकता है, इसको जी चेक करने की आवश्यकता है और एक अच्छी सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी बने। जी अच्छा टूरिस्ट आए, इको टूरिज्म प्रमोट हो और जी माउंट आबू में बहुत अच्छा व्यापार भी चले और आबू की जो सैंटिटी है, जी आबू आबू की जो पवित्रता है, जी वो मेंटेन होनी बहुत जरूरी है सर, बहुत जी जरूरी। सौरभ जी आपसे बात करने की वजह भी यही थी कि हम जहाँ पूरे राजस्थान पर एक चुनाव के बाद और परिणाम से पहले चर्चा कर रहे हैं, सर माउंट आबू पर चर्चा इसीलिए होनी थी। और जो दो बातें आपने कही वो बहुत बड़ी बात है कि पर्यटन बढ़ेगा लेकिन जी प्रकृति को नुकसान ना करे। जी तपोभूमि रही है, तामसिक प्रवृत्तियां वहां पर ना पनपे, उस जी दिशा में भी काम होना चाहिए। जी मैं आपसे आगे और लंबे कुछ टाइम बाद फिर पॉडकास्ट करूंगा, लेकिन आज की इस पॉडकास्ट में मेरा एक अंतिम सवाल है। सर जिस संजीदगी से सौरभ जी इस पॉडकास्ट में आपसे मेरी बात हो रही है, सर तपोभूमि को लेकर, सर वहाँ की प्रकृति को लेकर, वहाँ सर के डेवलपमेंट को लेकर, आपको लगता है कि सिरोही और जालोर लोकसभा क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट करते लोग आए हैं, पहले जी बाहरी लोग थे, चाहे वो बूटा सिंह जी, बंगारू लक्ष्मण जी, फिर अंदरूनी आए तो सांचौर साइड से देवजी पटेल आए, फिर हम्म आपके अब जो एक नया ये आ रहे हैं लुम्बाराम जी, आपके जी स्थानीय जी सिरोही के। जी जी आपको लगता है कि इनमें किसी भी पॉलिटिशियन में वो संजीदगी थी जो हमारी इस पॉडकास्ट में बातें हो रही है? नहीं सर, ईमानदारी से स्पीकिंग, इट वाज लैकिंग देयर, या इट वाज लैकिंग देयर एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अब जो धरतीपुत्र आ रहे हैं वो लोकल हैं,
जी। वो यहाँ की समस्या को समझेंगे भी और उसको संजीदगी से आगे आगे रिप्रेजेंट भी करेंगे। और मुझे उम्मीद तो सिर्फ माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से है। उन्होंने अपने भाषण में भी आबू का उल्लेख किया है। जी। ये सारी चीजें अगर उन तक पहुंचे और जी। ये आबू को डायरेक्टली अपने सुपरविजन और कंट्रोल में किसी भी हिसाब से कैसे भी कुछ ऐसा करके ले लें जी। और आबू के विकास के ऊपर ध्यान दें, तो सर जी। मैं कहता हूं इसके जैसा स्वर्ग यहां से हिमालय तक नहीं और यहां से नीलगिरी तक नहीं है। और आबू राज तो सर इतना पौराणिक पहाड़ है, इसको तो हिमालय से भी पुराना पहाड़ कहते हैं सर। जी। जी। सौरभ गांगड़िया इस वक्त हमारे साथ माउंट आबू से पॉडकास्ट पे थे। जिस संजीदगी से सौरभ जी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बात नहीं करते हैं, आपका माउंट आबू में लगातार इस तरह की बातों को उठाते रहे हैं। सत्याग्रह की राह भी इन्होंने ली है, आमरण अनशन भी किए हैं आबू की इन तमाम चीजों को बचाने के लिए। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, माउंट आबू को एक अलग दृष्टि से देखने के लिए। और शायद हमारे ये पॉडकास्ट उन जिम्मेदारों तक पहुंचे जो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में या आपकी आबू पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो वहाँ की जो राजनीतिक रहनुमाई करते हैं वहाँ के बासिंदों की, अगर उन तक ये पहुंचता है और वो कहीं संजीदगी से इस दिशा में सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि माउंट आबू कभी रुष्ट नहीं होगा। आबू पर्वत मेहरबान होगा, इसकी आंचल में, इसकी गोद में जो लोग बैठे हैं उनकी तरक्की होगी। और बाहर से भी जो लोग आएगा उसे वहां पर एक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, और वो बड़े प्यार से अपने परिवार के साथ वहां कुछ दिन बिताने के बाद फिर घर की तरफ एक बड़ी ऊर्जा के साथ लौटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमसे बातचीत करने के लिए। आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।